हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। 29 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपनी इस सीरीज़ में, जो हमारी जो डिस्क्रिप्टिव की सीरीज़ चली हुई है मैराथन क्लासेस की। ठीक है, मैराथन क्लासेस की जो डिस्क्रिप्टिव की सीरीज में लगभग हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिससे पार्ट्स हैं, पार्ट्स को मिला करके तो लगभग आपके 110 क्वेश्चन बन जाते हैं ये। ठीक है, तो लगभग हम जो है इस जो जो पीडीएफ है ये, इसमें 81 के करीब आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उनके सब पार्ट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और जिसको एकदम डेडिकेटेडली सिलेबस को रिवाइज करना है, चीज़ों को देखना है, मॉक्स को देखना है, मॉक्स का सॉल्यूशन भी चाहिए है, तो आप हमारा जो सी एस प्रेप बाइट्स ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से टेस्ट सीरीज को परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, उस पर अभी ऑफर चला हुआ है, आप ऑफर को अवेल कर सकते हो कूपन कोड लगा करके, आपको वहाँ पे कूपन कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन, गिव 3 एप्लीकेशंस। कंप्यूटर विजन क्या होता है? देखो, कंप्यूटर विजन क्या होता है कि फील्ड ऑफ एआई एनेबलिंग कंप्यूटर्स टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम इमेजेस। कि आपने एआई को कोई भी इमेज दी है, ठीक है, वीडियो दी है, उसके बेसिस पे जो वो हमें उसका मीनिंग बताते हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर विजन होता है। जैसे आप अपना फ़ोन का लॉक है ना, आप अपने फ़ोन के लॉक जो अपना फेस रिकॉग्निशन करके अपने फ़ोन का लॉक खुलवाते हैं ना, तो वो आपका जो फ़ोन है आपको वो देखता है उसको चीज, उसके बेसिस पे ही वो आपको जो है आउटपुट देता है। आपका फेस है तो वो अनलॉक करेगा, आपका फेस नहीं है, कोई और उसको देख रहा है, देन वो उसको रीड करेगा, वो फेस मैच नहीं हो रहा तो फिर वो लॉक को ओपन नहीं करता है। मेडिकल इमेजिंग होगी है, सेल्फ ड्राइविंग कार ऑब्जेक्ट्स होगी, ये क्या है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सुपरवाइज लर्निंग वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, इसमें सभी का आपने एग्जाम्पल देना दोनों का। देखो, जो सुपरवाइज लर्निंग होती है ना, इसमें क्या होता है, आपका लेबल्ड डाटा होता है, मतलब कि इसमें जो डाटा होता है ना वो पहले से डिजाइंड होता है। ठीक है, उसमें क्या है कि इनपुट आउटपुट के पेयर्स होते हैं, लेकिन अनलेबल्ड डाटा होता है ना जो, उस वो पैटर्न्स के हिडन पैटर्न्स को वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या पैटर्न दिया हुआ है, उस पर वो काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गोल क्या होता है इसका, लर्न टू प्रिडिक्ट अ स्पेसिफिक आउटपुट। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक आउटपुट को जो है लर्न करता है। उसके बाद जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो आपको डाटा दिया गया है, ठीक है, उसमें पैटर्न्स को ढूंढता है, देन पैटर्न्स को ढूंढ करके फिर आपको क्या करता है, ये आउटपुट देता है। टाइप्स कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, इसके टाइप्स है क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी, रिडक्शन। एग्जाम्पल है ईमेल, जैसे ईमेल में आपके स्पैम आते हैं, फिल्टर आते हैं, फिल्टर होता है जो चीज़, वो है एक सुपरवाइज लर्निंग के एग्जाम्पल। अनसुपरवाइज है जैसे कि कस्टम सेगमेंटेशन, कस्टमर के बिहेवियर पे उसको एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाना, उनके ग्रुप्स बनाना, वो सब क्या है, हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज क्लस्टरिंग इन अनसुपरवाइज लर्निंग। क्लस्टरिंग क्या होता है, नेम वन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो क्लस्टरिंग क्या होता है, ग्रुपिंग सिमिलर डाटा पॉइंट टुगेदर विदाउट प्री डिफाइंड लेबल्स। जैसे कि आपने एआई को क्या है, आपने एआई को 10 इमेजेस दे दी हैं डॉग की, ठीक है, 2 इमेजेस दे दी हैं आपने कैट की, देन आप एआई को कह रहे हो कि इसमें से डॉग हम मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ। ठीक है, तो एआई क्या करेगी, उनको आइडेंटिफाई करेगी ना कि जो सिमिलर से हैं वो कौन से, इसमें से डॉग कौन से हैं। तो वो क्या है कि जो नया डाटा उसको दिया गया है उसके बेसिस पे वो आपको बता रही है ना कि हाँ भाई ये डॉग्स है, वो पैटर्न उसमें देख रही है। या फिर आप एआई को दे रहे हो 10, तो आप दे रहे हो ब्लैक डॉग्स की इमेज एंड 10 दे रहे हो आप ब्लैक एंड वाइट की, देन आप एआई को कह रहे हो कि इसमें से ब्लैक एंड वाइट को देख करके मुझे बताओ इन, या फिर एआई को कहो कि इनमें से जो है जो मैक्सिमम नंबर हैं भाई वो बताओ मुझे, कि भाई मान लो 10 डॉग ऐसे हैं कि जो ब्लैक एंड वाइट हैं एंड 5 ऐसे हैं कि जो ब्लैक हैं सिर्फ। ठीक है, तो आप एआई को कहो कि मुझे सिमिलर पैटर्न, जो इनमें सिमिलैरिटी है वो वाले डॉग्स दिखाओ, तो वो देखेगी कि हाँ भाई इनमें जो सिमिलैरिटी वो ब्लैक एंड वाइट है, ये सारे के सारे ब्लैक हैं। तो जो पैटर्न के बेसिस पे है ना, जो डाटा के बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करके दे, सिमिलर चीज़ों को हमें निकाल करके दे, वो क्या होता है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। जैसे के मीन्स क्लस्टरिंग है, ये भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, व्हाट इज एआई बायस, एक्सप्लेन वन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। एआई बायस क्या है, देखो जब हम अपने एआई को ट्रेन करते हैं ना, एआई को ट्रेन करते टाइम अगर हम उसको एक पर्टिकुलर एक ही टाइप का डाटा देते हैं तो उससे हमारी एआई क्या हो जाती है, एक ही टाइप के डाटा से फेमिलियर हो जाती है। वो फिर उसमें क्या है, बायस तरीके से काम करती है। अगर हम उसको एक कम्युनिटी का डाटा देंगे या फिर एक जेंडर का डाटा देंगे तो वो उसी तरीके से ट्रेंड हो जाती है, फिर वो उसी तरीके से बिहेवियर करती है। तो व्हेन एन एआई सिस्टम प्रोड्यूसेस सिस्टमेटिकली अनफेयर रिजल्ट्स
ड्यू टू बायस ट्रेनिंग डाटा। अगर आप उसको बायस डाटा दोगे तो वो बायस तरीके से बिहेवियर करेगी। जैसे अ हायरिंग एआई ट्रेंड मोस्टली ऑन मेल एम्प्लॉय डाटा, अगर एक एआई को है वो ज़्यादातर मेल एम्प्लॉय पे ट्रेन करी गई है। अनफेयरली रैंक फीमेल कैंडिडेट लोअर इवन व्हेन इक्वली क्वालिफाइड, तो जो फीमेल है ना उनको लोअर रैंक देगी। क्यों? क्योंकि वो उसको एआई को अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन एनी 3 इथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू एआई डेवलपमेंट। एआई डेवलपमेंट से जो है आज के टाइम में कौन कौन से इथिकल कंसर्न्स आ रहे हैं आप लोगों को पता होगा। प्राइवेसी है, एआई को ट्रेन करते टाइम कितना सारा उसमें डाटा दिया जाता है। सभी लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितना सारा डाटा जा रहा है, सब लोगों का प्राइवेट डाटा भी जा रहा है ना, तो प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो एआई सिस्टम कलेक्ट वास्ट पर्सनल डाटा, लोकेशन भी, हैबिट्स भी, विदाउट फुल यूज़र अवेयरनेस। कई बार यूज़र को पता भी नहीं होता हमारा सारा का सारा डाटा है जो वो एआई ले लेती है। जॉब डिस्प्लेसमेंट्स बहुत आ रही है एआई की वजह से। ऑटोमेशन रिप्लेसेस ह्यूमन जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विसेज, अनएम्प्लॉयमेंट इफ नॉट मैनेज्ड, रीस्किलिंग। तो अगर इसको अच्छे से मैनेज नहीं करा गया तो ये बहुत बड़ा जो है अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकती है। डीप फेक्स मिस इन्फॉर्मेशन, जनरेटिव एआई कैन जनरेट रियलिस्टिक फेक इमेजेस वीडियोस। आजकल तो कितनी मतलब डीप फेक चल गया ना, कितनी मतलब इंस्टाग्राम पे भी कितनी आईडी हैं जो वो एकदम ऐसे लगती हैं कि रियल हैं, लेकिन वो एआई से इमेजेस बना बना करके अपलोड करी जाती है, वीडियोस बना बना करके अपलोड करते हैं लोग। स्प्रेड ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट इससे बढ़ता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, when AI makes a wrong decision it is unclear who is responsible। तो इसके लिए कोई भी मतलब ये नहीं पता लग सकता कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ऑटोनोमस कार एक्सीडेंट। उसके बाद है व्हाट इज़ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई नेम 2 पॉपुलर टूल्स एंड देयर प्राइमरी यूज। तो कौन जनरेटिव एआई क्या है? जो हर बार आपको नया टेक्स्ट जनरेट करके देगी, नया कंटेंट जनरेट करके देगी, नया फोटो जनरेट करके देगी, वो क्या है? जनरेटिव एआई है। आप चैट जीपीटी का जैसे यूज़ कर रहे हो तो वो क्या है? जनरेटिव एआई है। आप जितनी बार उसे कमांड दोगे वो आपको हर बार क्या देगी? नया टेक्स्ट जनरेट करके देगी। ठीक है, जैसे DALL-E है, ये भी हमारा क्या है? एक एआई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ इट वैलिड टू से ऑल स्मार्ट डिवाइसेस आर एआई इनेबल्ड। क्या ये कहना ठीक है कि सारे स्मार्ट डिवाइसेस एआई इनेबल्ड है? जस्टिफाई विद 2 एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल्स के साथ जस्टिफाई करो। देखो, सभी स्मार्ट डिवाइसेस एआई इनेबल्ड नहीं हो सकते। ठीक है, स्मार्ट तो आपका टीवी भी होता है, क्या उसमें एआई हो ये ज़रूरी है? नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है। स्मार्ट तो आपका बल्ब भी हो सकता है, क्या उसमें एआई हो ये ज़रूरी है? स्मार्ट तो आपका फ़ैन भी हो सकता है, क्या ज़रूरी है कि वो एआई से लिंक्ड हो? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कैन कनेक्ट टू इंटरनेट एंड स्ट्रीम कंटेंट यूजिंग प्री प्रोग्राम्ड लॉजिक। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एआई लर्निंग उसमें हो। उसके बाद है स्मार्ट बल्ब कंट्रोल्ड बाय ऐप वॉइस कमांड यूजिंग फिक्स्ड रूल। उसमें क्या है? पहले से ही कमांड दी जाती हैं, फिक्स्ड रूल होते हैं, तो उसके बेसिस पे ही वो ऑन होता है, ऑफ होता है, डिम होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि सारे के सारे डिवाइसेज हैं वो जो स्मार्ट है वो एआई इनेबल्ड भी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चैटबॉट। डिफरेंशिएट बिटवीन रूल बेस्ड एंड एआई बेस्ड चैटबॉट। चैटबॉट क्या है? जिससे आप बातें करते हो, मतलब बातें कर सकते हो। चैटबॉट जैसे कि आप देखते हो ना, कई बार बैंक वैंक के भी चैटबॉट होते हैं, या फिर आप स्विगी जोमेटो से कुछ भी सामान ऑर्डर करते हो वहाँ भी आपको चैटबॉट देखने को मिल जाते हैं। अमेजन के भी चैटबॉट होते हैं, आपके जो ये फ्लिपकार्ट है इनका भी चैटबॉट आपको मिलेगा। ठीक है, हर किसी का चैटबॉट होता है, लेकिन कई बार आप लोगों ने चैटबॉट देखा होगा कि वो हमारे कुछ एक क्वेरीज का ही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि वो रूल बेस्ड चैटबॉट है। ठीक है, उनमें फिक्स्ड पहले से ही वो आपको 4-5 ऑप्शन देंगे कि इनमें से कोई एक चूज़ करो, देन आप उनको चूज़ करते हो, फिर उसको बेसिस पे आंसर देते हैं। फिर अगर वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते फिर आप अदर पे क्लिक करते हो, फिर वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर केयर से आपको कनेक्ट करवाते। तो वो होते हैं रूल बेस्ड चैटबॉट। लेकिन एआई बेस्ड चैटबॉट होते हैं वो आपको क्या करते हैं कि हर तरीके से आंसर देते हैं। जैसे चैट जीपीटी हो गया, आप उससे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब देगी। ठीक है, चाहे वो गलत ही दे लेकिन देगी जरूर जवाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नेम 2 पॉकेट स्मार्ट असिस्टेंट एंड स्टेट 1 एआई फीचर इज। ठीक है, तो 2 पॉकेट स्मार्ट असिस्टेंट बताओ। तो कौन कौन से पॉकेट स्मार्ट असिस्टेंट? जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, यूजेज एनएलपी टू अंडरस्टैंड वॉइस क्वेरीज एंड आंसर नेचुरली। ठीक है, आप इसे वॉइस बेस्ड जो है क्वेरीज दे सकते हो और आंसर पा सकते हो। अमेजन एलेक्सा है, ये भी आपके पॉकेट, मतलब पॉकेट का कहने का मतलब है कि आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो इन्हें, है ना।
जो गूगल एलेक्सा है वो, अमेजन एलेक्सा है वो भी इसी तरीके से काम करता है। आप एलेक्सा से मर्जी जो क्वेश्चन पूछ लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बैग ऑफ वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको एक D1 डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें आई लव मशीन लर्निंग दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है मशीन लर्निंग इज़ फन, D3 दिया हुआ है आई लव फन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया है कि लिस्ट बनाओ वोकैबुलरी की। तो इसमें आप क्या करो कि इसमें यूनिक वर्ड्स देखो, लोअर केस देखो, इग्नोर स्टॉप वर्ड्स जैसे कि इज़ दिया हुआ है आपको, तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। इनकी क्या बनाओ, एक डिक्शनरी बनाओ, ठीक है। डिक्शनरी जैसे कि आई, ठीक है। लव कितनी बार आया है, इसमें 2 बार आया है, सिर्फ एक ही बार लिखोगे आप। मशीन कितने बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन इसको एक ही बार लिखोगे। लर्निंग 1 बार आया है, 2 बार आया है, इसको एक ही बार लिखोगे। फिर फन आया है, फन भी 2 बार आया है, एक ही बार लिखना है। फिर आया है उसके बाद प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट को भी लिखोगे। जो ये होते हैं ना इज एम आर, ये हमारे स्टॉप वर्ड्स होते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। देन उसके बाद क्रिएट द कंप्लीट BOW डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। देन उसके बाद क्या करोगे, फिर इन वर्ड्स को लिखोगे आई लव मशीन लर्निंग फन प्रोजेक्ट, इस तरीके से। देन उसके बाद क्या करोगे, D1 में पर्टिकुलर आई है जो वो कितने टाइम्स आया है, 1 बार आया है। लव कितने बार आया है, 1 बार आया है। मशीन कितने बार आया है, 1 बार। लर्निंग भी 1 बार आया है। फन एक भी बार नहीं है, 0 टाइम्स। एंड प्रोजेक्ट 0 टाइम्स। D2 में चेक करो, आई कितने टाइम्स आया है, 0 टाइम्स। लव कितने टाइम्स आया है, 0 टाइम्स। उसके बाद D2 जो है, इसमें जो मशीन है वो कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम आया है। एंड लर्निंग कितने टाइम आया है, 1 टाइम आया है। फन कितने टाइम आया है, 1 टाइम आया है। प्रोजेक्ट 0 टाइम आया है, ठीक है। तो उसी तरीके से D3 है, D3 में जो आई है वो 1 टाइम आया है, लव 1 टाइम आया है, मशीन 0 टाइम, लर्निंग भी 0 टाइम, फन 1 टाइम एंड प्रोजेक्ट 1 टाइम। इस तरीके से जो आपने मैट्रिक्स उसकी बना करके दिखा देनी है अपने एग्जाम में। उसके बाद व्हाट इज़ TF-IDF, वाई इट इज़ बेटर देन BOW। तो TF-IDF क्या होता है, देखो TF-IDF क्या करता है कि हमारे जो है डॉक्यूमेंट में फ्रीक्वेंसी चेक करता है कि पर्टिकुलर जो वर्ड है हमारे डॉक्यूमेंट में कितने टाइम्स आ रहा है, और जो भी वर्ड जितना कम जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी उतनी ही ज़्यादा TF-IDF हाई होगी, ठीक है। तो TF-IDF is a numerical statistics that reflects how important a word is to a document in a collection, कि किसी भी कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा उसकी TF-IDF हाई होगी उतना ही ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाई इट इज़ बेटर देन BOW कंसिडर्स ओनली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करता है, ठीक है। लेकिन TF-IDF क्या करता है कि जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं ना उनको मैक्सिमम को रिड्यूस करता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को अपने पास रखता है, ठीक है। ये है हमारा TF-IDF। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन सास आस पास। तो इनके बीच में आपने डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल। तो सास क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि हमें सॉफ्टवेयर एज सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे जीमेल हो गया, कोई भी हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकते हैं ना, गूगल डॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो वो हमें क्या मिल रहा है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस मिल रहा है। कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड ओवर इंटरनेट, यूजर्स पे सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आस आता है, ये क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया जाता है। जैसे कि अब हमें बहुत बड़ा सेटअप करना है, उसके लिए हमें हार्डवेयर चाहिए है, हो सकता है हम उसको परचेज़ ना कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल हार्डवेयर को परचेज़ कर लेंगे, वो हमें कॉस्ट फ्रेंडली पड़ता है। तो सर्वर्स हो गए, स्टोरेज हो गए, नेटवर्किंग हो गए, अमेजन का AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो गया। उसके बाद है पास। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है ना आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बनते हैं कि एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ये क्या है, IaaS है या SWS है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपने याद करके जाना है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का भी है, अमेजन का भी है, गूगल का भी इसमें है, मैं नाम उसका भूल रही हूँ, लेकिन ये सभी के हैं, ठीक है। उसके बाद पास है। तो पास क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है सर्विस के लिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब कि जैसे कि आपको गूगल ऐप इंजन दे दिया एक सर्विस के लिए। डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स ओवर क्लाउड फॉर बिल्डिंग ऐप्स, जैसे कि आप मान लो ऐप बनाना चाहते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप जो है अपना वेबसाइट पे जाकर के अपना जो है एक ऐप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से काम करता है, आपको प्लेटफॉर्म एक दे दिया जाता है सर्विसेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ IoT, हाउ डू सेंसर्स प्ले अ रोल। तो IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि हम कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं आज के टाइम में, तो इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस लाइक अप्लायंसेस, व्हीकल्स, मशीन्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो भी डिवाइसेस जैसे कि हमारे
जो एसी हैं आजकल इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि जो चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं उनसे जो डाटा कलेक्ट करना, सेंड करना, रिसीव करना, वो क्या है, हमारा सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो सेंसर्स का क्या रोल है इसमें? सेंसर्स इन IoT डिवाइसेस डिटेक्ट एंड मेजर फिजिकल पैरामीटर्स। ये फिजिकल पैरामीटर्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे आप मान लो कहीं मॉल में जा रहे हो, आपने पैर रखा, वैसे ही आपका जो है गेट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, फिजिकली चीज़ों को मेज़र करते हैं। आपने स्मार्ट वॉच पहनते हो मान लो आप, तो वो सारा का सारा आपका डाटा है डिटेक्ट करती है। आप बैठे हो या चल रहे हो या आप सो रहे हो, देन उस सारे डाटा को फिर आपके जो मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। तो एंड सेंड्स दिस डाटा टू अदर डिवाइसेस और सिस्टम फॉर एनालिसिस एंड ऑटोमेशन, एनालिसिस के लिए भेज देती है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, नेम वन एप्लीकेशन अदर देन क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, ठीक है। किसी एक के पास इसका कंट्रोल नहीं है, हर एक के पास इसका कंट्रोल है, ठीक है, अपना अपना कंट्रोल है। वेयर डाटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक्स लिंक टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ब्लॉक्स में इसमें डाटा स्टोर होता है, सिक्योर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, टेम्पर प्रूफ होता है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है एक क्रिप्टो करेंसी के अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अदर एग्जांपल जैसे हेल्थ केयर रिकॉर्ड हो गया, डिजिटल वोटिंग हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये सारे क्या हैं इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनी 3 AI टूल्स। जो 3 AI टूल्स है कि इनमें से किसी का भी जो है प्राइमरी पर्पस आप बताओ, ठीक है। कोई भी 3 AI टूल्स बता दो। उसके बाद तो हम देखते हैं चैट GPT है, ओपन AI के द्वारा डेवलप करी गई है, जेमिनाई गूगल के द्वारा डेवलप करी गई है, क्लोड एंथ्रोपिक के द्वारा, और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और कैनवा AI कैनवा के द्वारा। ये आपको याद होने चाहिए भाई, ऑप्शन में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने डेवलप किया है, ठीक है। चैट GPT का आप जनरली किसके लिए यूज़ करते हो? टेक्स्ट जनरेशन के लिए, कोडिंग हेल्प के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी यूज़ करते हो। जेमिनाई किस लिए है? AI पावर्ड सर्च है, ठीक है। समराइजेशन इंटीग्रेटेड विद गूगल सर्विसेज, आप समराइजेशन कर सकते हो चीज़ों को, इमेजेस को एनालाइज कर सकते हो। क्लोड है, क्लोड जनरली किस लिए काम करता है? राइटिंग के लिए, समराइजेशन के लिए, रीजनिंग के लिए, सेफ आई इंटरेक्शन के लिए, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के लिए भी काम करता है। क्लोड बहुत अच्छा टूल है, आप यूज़ करके देखना एकदम, मतलब मुझे तो इन सभी में से जो सबसे अच्छा टूल लगता है वो या तो क्लोड है या फिर आप कैनवा AI भी, ये तो फ़ोटो वगैरह जनरेट करने के लिए है खैर, लेकिन इन सभी में से जो अच्छा है ना वो सबसे अच्छा है क्लोड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जो है आप इसको भी यूज़ करके देखना, ये भी बहुत अच्छा हेल्पफुल टूल है आप लोगों के लिए। इसमें क्या है, ये डायरेक्ट आप लोगों के लिए वर्ड फाइल जनरेट करके देगा, एक्सेल फाइल जनरेट करके देगा, पावर पॉइंट पे आपको जनरेट करके दे देता है, ठीक है। कैनवा AI क्या है? कैनवा टूल सभी को पता होना चाहिए कि कैनवा टूल क्या होता है। एक जो है इसमें आप अलग अलग टाइप्स की इमेजेस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। AI डिज़ाइन सजेशंस, टेक्स्ट जनरेशन फॉर ग्राफिक्स एंड इमेज जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ AI असिस्टेड एजुकेशन, गिव 2 वेज AI टूल हेल्प अ स्टूडेंट। AI असिस्टेड एजुकेशन क्या होती है कि बच्चे को किस तरीके से AI है जो वो हेल्प कर रही है पढ़ाई में। तो पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग, मान लो जैसे अभी खान अकेडमी AI है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि AI अडेप्ट्स एक्सप्लेनेशन टू स्टूडेंट्स लेवल, जो है कि 6 क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा, वो अपने आप को दिखाता है, तो उसी तरीके से जो है AI आपको जो है आंसर्स करके देती है। आपको आपके डाउट्स का इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाता है, आपको ये नहीं है कि वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जनरेटिव AI टूल्स फॉर एकेडमिक वर्ड्स। इनकी लिमिटेशन क्या है? देखो लिमिटेशन हर एक AI की है, वो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा राइट आंसर देगी। आप ये नहीं है कि AI से आपने कंटेंट जनरेट करवा लिया देन वो ओके है, उसको सभी को दोबारा को रीड करना पड़ता है, देन उसको फिर आपने क्लीन करना पड़ता है उसको। AI कैन जनरेट प्लॉसिबल बट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कई बार इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जनरेट करके आपको दे देती है। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, CSIT स्टूडेंट को तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और टूल्स जो हैं ये AI टूल्स हैं, इनका यूज़ करना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब इस पे ओवर रिलायंस करते हो आप तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर हो जाती है। कॉपीराइट और प्लाजियारिज्म के भी कंसर्न रहते हैं। AI मे नॉट हैव करंट इन्फॉर्मेशन, AI के पास ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी करंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो आपकी पीछे की इन्फॉर्मेशन भी दे सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ डाटा लिटरेसी, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन AI। डाटा लिटरेसी क्यों ज़रूरी है? आपको जब डाटा की नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे AI का यूज़ करोगे। आपको डाटा का पता होना चाहिए कि हाँ भाई
डाटा करेक्टली एआई जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, जो डाटा एआई दे रही है वो मीनिंगफुल है भी या नहीं है, जो डाटा आप जो इनपुट जो प्रॉम्प्ट आप एआई को दे रहे हो क्या वो ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डाटा लिटरेसी में, मतलब डाटा लिटरेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, एआई के लिए बहुत ज़रूरी है डाटा लिटरेसी। डाटा लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कम्युनिकेट डाटा इफेक्टिवली। जब आप डाटा लिटरेसी क्या है कि जो भी आपको डाटा है उसको अच्छे से आप रीड कर सको, अंडरस्टैंड कर सको, एनालाइज कर सको और कम्युनिकेट कर सको डाटा के साथ। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग डाटा सेट करेक्टली, कि जो डाटा सेट आपके पास है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। एंश्योर एआई मॉडल्स आर बिल्ट ऑन एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल डाटा। जो एआई मॉडल हैं आप उसको बिल्ड कर रहे हो, जब क्या उसको जब आप डाटा फीड कर रहे हो तो करेक्ट डाटा होना चाहिए ना। अगर आप उसको गलत डाटा के साथ ट्रेंड कर दोगे तो वो आपको हमेशा ही गलत आउटपुट देगी। तो जब आप डाटा के साथ उसको ट्रेंड करोगे तो आपका डाटा एक्यूरेट होना चाहिए ताकि आपकी एआई है जो वो एक्यूरेटली आपकी बिल्ड हो, ठीक है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एआई रिजल्ट्स। तो डिसीजन मेकिंग में भी आपका जो डाटा लिटरेसी है वो हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन मीन, मीडियन, मोड आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मीन क्या होता है, एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन जो बीच की वैल्यू होती है ना उसको आप निकालते हो, ठीक है। मीन क्या होगा, इन सभी को आप ऐड कर दो देन टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से जो है आप मीन निकालोगे, सम इनका सभी का सम कर दोगे एंड देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 है ना, इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है कि जो आपको ये दिया हुआ है ना इसमें से जो 1 2 3 4 5 6 टोटल को कैलकुलेट करो 6, तो इसमें जो बीच की वैल्यू आएगी वो आएंगी 7 एंड 9, मतलब कि जो इसमें थर्ड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू होंगी वो दोनों बीच वाली वैल्यू होंगी। मीडियन मतलब कि मिडिल वैल्यू आप निकालते हो, 7 + 9 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका मीडियन आ जाएगा। अगर ये तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो फिर जो आपकी एग्जैक्ट बीच वाली होंगी ना, जैसे मान लो यहाँ पे 15 और दिया होता तो इसमें फिर 3 इधर बच जाती, 3 इधर बच जाती, 9 आपकी जो है मीडियन हो जाती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मोड। मोड क्या होता है, जो भी जिस भी नंबर की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, मोड होगा। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7 की है, तो मोड क्या हो गया है, 7 हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। ट्रेनिंग डाटा क्या होता है, जिस डाटा पे आप एआई को ट्रेन कर रहे हो वो क्या है, आपका ट्रेनिंग डाटा है। जिस डाटा पे आप ये जो है अपनी एआई को टेस्ट कर रहे हो वो आपका क्या है, टेस्टिंग डाटा है, ठीक है। यूज्ड टू ट्रेन द एआई मॉडल एंड हेल्प इन लर्निंग पैटर्न, ठीक है। जो एआई को ट्रेन करते टाइम डाटा दिया जाता है और ताकि जो है एआई उस पैटर्न को लर्न कर सके। और टेस्ट डाटा, टेस्ट क्या होता है कि यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, ताकि जो हम एआई बिल्ड कर चुके हैं अब हम उसको किसी डाटा पे टेस्ट करें तो इवेल्युएट करें अब हम उसे, ठीक है। उस टाइम पे टेस्टिंग डाटा काम आता है। इसमें इनपुट्स इंक्लूड होते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट्स होते हैं, लेकिन ये अनसीन डाटा होता है हमारी एआई के लिए, नया डाटा होता है, ठीक है। तो इसमें हम एक्यूरेसी देखते हैं। helps the model adjust weight parameters and checks if the model can generalize well to unknown data। ये चेक करता है कि क्या हमारा मॉडल है जो वो जनरलाइज डाटा जनरेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर इन पाइथन। कौन कौन से एरर होते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो जो हमारे पास एरर्स हैं वो है सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर जो आप सिंटेक्स में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई है तो ये क्या है हमारा सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स में जो हमारी मिस्टेक्स होती है वो होती हैं सिंटेक्स एरर की, आपने सिंटेक्स को अच्छे से नहीं लिखा है किसी भी लैंग्वेज के। लॉजिकल एरर क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे आपने क्या करना था, एवरेज निकालना था, लेकिन ये क्या किया कि a + b/2 कर दिया। तो जो हमारी प्रेसिडेंसी है वो डिवाइड की हाई रहेगी तो ये पहले इसको कैलकुलेट कर देगा देन उसके बाद इसमें ऐड करेगा। तो इस तरीके से तो एवरेज हम नहीं निकालते हैं, हम पहले इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे देन उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉजिकल एरर होते हैं। लॉजिकल एरर को जो है ये आउटपुट भी जनरेट आपको करके देंगे, लेकिन आपको आउटपुट ठीक जनरेट करके नहीं देंगे। तो लॉजिकल एरर को फाइंड करना भी बहुत टफ हो जाता है कई बार तो जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। रन टाइम एरर क्या होते हैं, जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अकर होते हैं, जैसे कि आपका 0 डिवीजन एरर है वो आपका क्या है, रन टाइम एरर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसी में, राइट पाइथन कोड टू ओपन data.txt सेफली यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, ठीक है। एक फाइल को ओपन करना आपने रीड मोड में ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करके। ट्राई से ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए। ट्राई एक्सेप्ट वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
ठीक है। तो आर मोड में ओपन करोगे, देन कंटेंट, आप फाइल को रीड करोगे, रीड करके आप फाइल को कंटेंट में स्टोर करवा दोगे, देन उसके बाद प्रिंट करोगे कंटेंट को। ठीक है। अगर फाइल नहीं मिलती है तो फिर फाइल नॉट फाउंड एरर लगा दोगे, एक्सेप्ट का यूज़ कर दोगे इसमें। तो एरर जो है, एरर को यहाँ पे जनरेट कर दोगे, एरर प्रिंट करवा दोगे, डाटा .txt नॉट फाउंड। अगर यहाँ पे एरर जनरेट होता है आपका, क्योंकि फाइल होगी तो वो ओपन होगी, नहीं होगी तो वो एरर जनरेट करेगी। उसके बाद एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ऑल एरर्स अकर्ड। ठीक है। उसके बाद फाइनली अगर आपकी फाइल है तो वो उसके बाद उसको क्लोज कर दो, फाइल क्लोज सक्सेसफुली। तो आपने फाइल क्या करके दिखानी थी, ओपन करके दिखानी थी। ट्राई क्या करता है, कोड दैट मे कोज एन एरर। तो ये कोड करता है उस चीज़ को कि जहाँ पे आपकी एरर की पॉसिबिलिटी हो ना, तो वो उसको एरर ना दिखा करके ऐसे एक मैसेज आपको प्रिंट करके दिखाएगा। एक्सेप्ट क्या करता है, हैंडल स्पेसिफिक एरर एंड जनरल एरर्स, आपको बताएगा कि हाँ ये एरर है। फाइनली एंश्योर्स रिसोर्सेज आर रिलीज्ड, कि सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इक्वी जॉइन क्या होता है, जॉइन टेबल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम यूजिंग एन इक्वलिटी कंडीशन। जो कॉमन कॉलम होते हैं ना, उनके मान लो दो टेबल हैं आपके पास, जो कॉमन कॉलम होगा ना उसके बेस पे उनको क्या करेगा, कॉलम्स को, टेबल्स को ज्वाइन करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये ज्वाइन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल ज्वाइन, ऑटोमेटिकली ज्वाइन टेबल्स बेस्ड ऑन कॉलम्स विद द सेम नेम। जो सेम नेम से होंगे ना उनको ऑटोमेटिकली जो है ज्वाइन कर देगा। नो नीड टू स्पेसिफाई कंडीशन, आपको जिस तरीके से यहाँ पे कंडीशन दिया ना आपने, तो इसको कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ऑटोमेटिकली कर लेता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो आपके यहाँ पे एक टेबल है, इसमें 3 रो है, यहाँ पे एक टेबल है, इसमें 3 रो है, इसमें 4 रो है, तो ये हर एक रो को हर एक दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है। तो हर एक रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिटर्न ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिपार्टमेंट हैज़ 4 रोज, इसके पास 4 रोज हैं, एम्प्लॉय हैज़ 6 रोज हैं। ठीक है। तो एक में 4 रोज हैं, एक में 6 रोज हैं। ठीक है। जब आप इनको हर किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 6 नहीं हो जाएगा, तो 24 आपके पास टोटल जो है रोज आ जाएंगी। तो यहाँ पे कितनी आ गई हैं, 24 रोज आ गई हैं। उसके बाद है राइट SQL फॉर नेचुरल ज्वाइन स्टूडेंट ID एंड डिपार्टमेंट। स्टूडेंट को डिपार्टमेंट से नेचुरल ज्वाइन करवाना है, सिंपल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नेचुरल ज्वाइन किससे करवा दो, डिपार्टमेंट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 4 की फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 की फंक्शंस बताओ। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करते हैं, क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। प्रोसेस को मैनेजेस करता है कि भाई कौन सी प्रोसेस आ रही है, कौन सी प्रोसेस जा रही है, क्रिएट करता है, शेड्यूल करता है, टर्मिनेट करता है प्रोसेस को। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, मेमोरी को किस टाइम CPU को एलोकेट करना है, किस टाइम मेमोरी को फ्री करना है, एलोकेट रैम टू प्रोसेसेस, हैंडल्स वर्चुअल मेमोरी एंड स्वैपिंग, कि रैम को जो भी प्रोसेस आ रही है किस टाइम रैम को देनी है वो। ठीक है। किस टाइम नहीं देनी है, कब उससे जो है स्पेस जो फ्री हो गया उसको ले लेना है वापस। फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, ऑर्गेनाइज फाइल्स इन डायरेक्टरीज, कंट्रोल रीड एंड राइट परमिशन। फाइल भी जो है हमारे सिस्टम में, उसमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसको कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही। डिवाइस मैनेजमेंट का भी काम करता है, मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइस कम्युनिकेशन वाया डिवाइस ड्राइवर्स। जो आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं आपकी, उनके साथ जो कम्युनिकेट करता है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू। सिक्योरिटी मैनेज करता है, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, ये सब जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्लासीफाई एज सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लासीफाई करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा है, तो GCC कंपाइलर क्या है आपका, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। एडोब फोटोशॉप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स कर्नल क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पाइथन क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे जिनके बिना हमारा सिस्टम ही रन नहीं कर सकता, जैसे एंड्रॉयड हो गया है ना ऑपरेटिंग, और क्या हो गया हमारे पास, विंडोज़ हो गया, iOS हो गया, ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर नीड को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी व्हाट्सएप है, जैसे मान लो वो किसके लिए यूज़ हो रही है, आपकी चैटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रही है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस लिए यूज़ होते हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है। मशीन लेवल से हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो जैसे ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, C++, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंड यूज़र सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ड्रा द लॉजिक सर्किट, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर दिस। तो आपने जो क्या करना है यहाँ पे जो है सर्किट डिज़ाइन करना है। तो सर्किट डिज़ाइन करके मैं आपको दिखा देती हूँ।
ए प्लस बी, तो ए बी हमारे पास 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है हमारे पास और, एंड डॉट का मतलब हमारे पास क्या है एंड, ठीक है। तो ए प्लस बी, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे तो ए एंड बी इनको क्या करना है आपने और करना है, ठीक है, और करना है। देन ए डॉट सी, तो अब क्या कर दोगे इसके साथ में आपने नोट गेट लगा देना है। तो ये आपका क्या बन गया है ए डैश, एंड सी हमारे पास ऐसे का ऐसे है, इनके बीच में भी क्या करना है और गेट लगाना है, ठीक है। और गेट लगा दिया। अब इन दोनों का क्या करना है एंड करना है, तो इन दोनों का हमने क्या कर देना है एंड कर देना है यहाँ पे आकर के। तो ये हमारा क्या हो गया है एंड हो गया है, एंड ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई, इसकी ट्रुथ टेबल भी हम लोगों ने बनानी है, ठीक है। तो इसकी जो इसमें जो वेरिएबल है हमारे पास कितने हैं 1 2 3, तो 2 की पावर 3 है जो 8 हमारे पास क्या हो जाएंगे इनपुट कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो 0 0 0 8 के लिए आप क्या करोगे 4 zeros 4 ones, देन उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। टोटल 8 होंगे ये 4 4 8, ठीक है। देन ए बी, आप ए प्लस बी कैलकुलेट करोगे, ए प्लस बी का मतलब है और कैलकुलेट करोगे, और मतलब कि अगर एक भी इनपुट आपका 1 हुआ है तो आपका आउटपुट है जो वो 1 आएगा, ठीक है। देखो ये 1 यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, 1 मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर ए डैश कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने क्या कैलकुलेट करना है ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, ए डैश प्लस सी करना है। तो ए डैश की भी जरूरत पड़ेगी, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। ए डैश प्लस सी, तो ए डैश और सी का क्या कर दो यहाँ पे और कर दो, ठीक है। देन उसके बाद फाइनली इसका और इसका क्या कर दो एंड कर दो। एंड करके एंड में क्या होता है कि आपका एक भी अगर इनपुट 0 हो गया तो वो आपको 0 आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया है, 1 1 मतलब 1, अगर दोनों इनपुट 1 होंगे तो आपका 1 आउटपुट में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अप्लाई डी मॉर्गन सेकेंड लॉ थ्योरम। डी मॉर्गन की जो है सेकेंड लॉ इसमें आपने अप्लाई करना है, तो नोट ए और बी और सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कि जैसे ये है ए है तो ए हो जाएगा डैश, और क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, एंड बी हमारा क्या हो जाएगा बी डैश, और ये और क्या बन जाएगा एंड बन जाएगा, एंड सी का क्या बन जाएगा डैश बन जाएगा। ये इसमें क्या हो गया है हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आपको आउटपुट देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ अ नोर गेट, वाई इज़ इट कोल्ड अ यूनिवर्सल गेट। नोर गेट क्या है और इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा गया है। देखो नोर गेट और जो नैंड गेट है ना, दोनों ही यूनिवर्सल गेट है। क्यों यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि इनका यूज़ करके आप किसी भी गेट को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अ नोर गेट इज़ अ लॉजिक गेट दैट आउटपुट्स 1, मतलब कि नोर गेट आपका कब 1 आउटपुट देगा, जब आपके सारे इनपुट क्या होंगे 0 होंगे। और गेट है 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर एक भी आपका इनपुट 1 होगा तो ये आपको आउटपुट में क्या देगा 1 देगा। लेकिन इसके अपोजिट में अगर नोर गेट है तो वो क्या हो जाता है 1 0 0 0। तो ये क्या कह रहा है कि व्हेन ऑल इनपुट्स 0, जब आपके सारे इनपुट 0 होंगे तो तभी आपको क्या मिलेगा आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है नोट प्लस और का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड लूप्स टू प्रिंट अ राइट अलाइंड स्टार ट्रायंगल्स। राइट अलाइंड स्टार ट्रायंगल आपने बनाना है, तो आपको वो किस तरीके से बनाना है, ठीक है। 5 जो है उसमें रोज होनी चाहिए, तो उसके लिए देखो आपको 5 रोज चाहिए, तो 5 रोज चाहिए तो आप सबसे पहले तो 5 को इनिशलाइज कर लो रोज के लिए। क्यों, क्योंकि आप 0 1 2 3 4 तक चलोगे तो आपके 5 होगी ना टोटल। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपना लूप चलाओ 1 से रो प्लस 1 तक, दैट मीन्स कि 1 से आप रो प्लस कितने हैं 5 है 6 तक। तो 1 2 3 4 एंड 5 के लिए आपका क्या चलेगा लूप चलेगा। तो सबसे पहले आप किसके लिए चलोगे 1 के लिए चलोगे, 1 के लिए चलोगे तो फॉर जे इन रेंज रोज माइनस आई, तो आई के पास हमारा क्या है अभी 1 है, ठीक है। तो रोज कितनी है हमारे पास टोटल 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया है हमारे पास 4 हो गया है। देन 4 के लिए आप क्या कर दो प्रिंट कर दो स्पेस को, दैट मीन्स कि आपके पास क्या होंगे अब 4 स्टार प्रिंट कर दो आप, ठीक है। इसके लिए तो 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ये रेंज आपकी 4 जाएगी तो ये किसके किसके लिए जाएगी 0 1 2 एंड 3 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आप जाओगे फिर दोबारा अब 2 के लिए जाओगे, तो यहाँ पे हम किसके लिए चल चुके हैं 1 से 6 तक हम चल रहे हैं ना। तो अब हम किसके लिए जाएंगे यहाँ पे, अब हम 2 के लिए जाएंगे। तो 4 में से जब आप रोज माइनस 5 माइनस 2 कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 3। तो 0 1 एंड 2 के लिए आप क्या कर दो 3 स्पेस प्रिंट कर दो 1 2 3। उसके बाद फिर हम 3 के लिए चलेंगे 5 माइनस 3,
तो अब कितने हो गए 2, दैट मीन्स कि 0 एंड 1 के लिए चलोगे तो अब 2 स्पेस प्रिंट कर दो। उसके बाद 5 माइनस 2 करोगे, सॉरी 5 माइनस 4 करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो आपने क्या करना है 1 0 के लिए सिर्फ आप चल पाओगे तो एक ही स्पेस प्रिंट कर पाओगे। इसके बाद क्या आप कुछ चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, क्योंकि आप 5 माइनस 5 करोगे तो 0 होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं चल पाओगे आप। फिर उसके बाद आप क्या जाओगे, फिर नेक्स्ट फॉर लूप पे जाओगे, फॉर के इन रेंज आई। तो के लिए आप चले तो के में आपका क्या गया है सबसे पहले फॉर रेंज इन आई। तो आई की जो रेंज है हमारी कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 4 एंड 5 तक है, ठीक है। तो के इन रेंज आई मतलब कि आप सबसे पहले किसके लिए चलोगे 1 के लिए चलोगे। तो 1 के लिए चलोगे तो 0 एंड 1, तो सबसे पहले आपका सिर्फ 0 ही चलेगा क्योंकि अपर वैल्यू तो हम कंसीडर नहीं करते, तो आपका सिर्फ 0 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा। देन उसके बाद आप 2 के लिए चलोगे, 2 के लिए चलोगे तो 0 एंड 1 तो आपके 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। देन उसके बाद आप 3 के लिए चलोगे तो 0 1 2 0 1 2 के लिए आपके 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपके 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे एंड 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो आपका ये लूप काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स 1 से 100 के बीच में आपने सारे प्राइम नंबर्स को बताना है। तो फंक्शन चला दोगे, फॉर लूप चला दोगे 2 से 101 तक, इस प्राइम को ट्रू से इनिशियलाइज कर दोगे। देन अपना जो है आप फॉर लूप चलाओगे 2 से लेकर के इंटीजर जो हमारा नंबर दिया हुआ है ना, नंबर जो भी हमारा नंबर आएगा, जैसे 2 को आप चेक कर रहे हो, 3 को चेक कर रहे हो, 4 को चेक कर रहे हो, तो जिस जिस नंबर को आप चेक कर रहे हो उसी नंबर को लिखोगे 2 स्टार स्टार 0.5। दैट मीन्स कि आप मान लो इसका अंडर रूट हो जाएगा ये, ठीक है। अंडर रूट करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, वहाँ तक आपका क्या चलेगा जो ये है लूप चलेगा, ठीक है। वो उसके +1 तक चलेगा। तो जैसे ही आई एनकाउंटर हुआ, आई से अगर उसमें से कोई भी बीच में टर्म डिवाइड हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, तो फॉल्स हो गया है, ब्रेक कर दोगे। अगर वो पूरा का पूरा चल गया है, कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका है, तो फिर क्या है वो नंबर हमारा प्राइम है। अगर अभी तक वो कंडीशन मैट नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या है हमारा वो नंबर डिवाइड ही नहीं हुआ है, डिवाइड नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है नंबर प्राइम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप। म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप के बीच में डिफरेंस बताओ और इन्हें क्लासीफाई करो, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो म्यूटेबल डाटा टाइप्स कौन से होते हैं, जो कि जिनकी वैल्यू हम आफ्टर क्रिएशन चेंज कर सकते हैं, सेम प्लेस पे मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 दिया हुआ, आप L0 पे क्या करना चाहते हो 99 लेके आना चाहते हो तो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इम्यूटेबल डाटा टाइप कौन से होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन जिनमें अलाउड नहीं होता है। जैसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप H में जो है इसको H को रिप्लेस करना चाहते हो कैपिटल H से, ये रिप्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। म्यूटेबल कौन कौन से होते हैं, लिस्ट डिक्शनरी सेट। इम्यूटेबल कौन कौन से होते हैं, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग बूलियन टपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्सप्लेन एल वैल्यू आर वैल्यू कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल। एल वैल्यू क्या होती है, देखो एल का मतलब है लेफ्ट वैल्यू, आर का मतलब है राइट वैल्यू। जो भी हमारा असाइनमेंट हम करते हैं ना, किसी भी वैल्यू को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, तो ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसके लेफ्ट में जो होता है ये होता है लेफ्ट वैल्यू, होता है राइट वैल्यू, ठीक है। तो अ लोकेशन दैट कैन स्टोर अ वैल्यू, तो जो ये हमारी वैल्यू को स्टोर कर सकता है ना, ये एक लोकेशन है, ये वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट, ये हमारी क्या होती है लेफ्ट वैल्यू। आर वैल्यू क्या होती है अ वैल्यू दैट कैन बी असाइंड अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड, तो जो राइट में हमें दिख रही है, जो किसी न किसी वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है, वो हमारी क्या होती है आर वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन इज इक्वल्स टू एंड इज ऑपरेटर। इनके बीच में आपने क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो जो इज इक्वल्स टू है ये वैल्यू की इक्वेबिलिटी चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज हैं हमारी इक्वल हैं, और इज हमें क्या बताता है वैल्यू हमारी सेम ही। देखो अभी मैं कहूँ कि 2 लोग हैं, ठीक है, उनकी जो है शक्ल सेम दिख रही है, वो एक जैसे दिख रहे हैं, क्या वो दोनों एक ही हैं, नहीं एक तो नहीं है, वो तो दोनों अलग अलग हैं। बस यही सेम बात यहाँ है। अगर मैं वो एक जैसे दिख तो रहे हैं लेकिन बिल्कुल दिख रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि ये 1 and 2 है, 1 and 2 है, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल तो हैं। लेकिन क्या मैं ये कहूँ ये दोनों एक ही हैं, तो नहीं, ये दोनों एक नहीं है। ये मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे भी स्टोर हो सकते हैं। तो जो हमारी मेमोरी है उसमें ये दोनों हो सकता है, ये यहाँ पे स्टोर हो ए वाला और बी वाला यहाँ पे स्टोर हो। ये दोनों इक्वल तो हैं लेकिन ये दोनों सेम एक ही चीज़ नहीं है, अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। तो जो इज़ है हमारा ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटी चेक करता है क्या वो सेम ही लोकेशन पे हमें दिख रहे हैं या नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर बस स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी। इनको क्या करो, कंपेयर करो। तो बस टोपोलॉजी क्या है, इजी एंड इनएक्सपेंसिव है, सस्ती भी है। स्टार टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल भी होती है, केबल्स की भी कम ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। रिक्वायर्स मोर केबलिंग, यहाँ पे मोर केबलिंग तो नहीं आना चाहिए क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में तो कम केबल की रिक्वायरमेंट होती है, गलत दिया है। उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, हमारी मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी होती है और हायरार्किकल केबलिंग इसमें होती है। जैसे कि इसमें जो ये किस किस से मिलके बनी होती है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी से मिलके बनी होती है, ठीक है। फेलियर इम्पैक्ट, अगर आपकी बैकबोन फेल होगी तो आपका पूरा का पूरा जो है नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। इसमें अगर आपका जो स्विच या हब फेल हो गया, पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। इसमें अगर कोई ब्रांच फेल होगी तो पर्टिकुलर ब्रांच ही फेल रहेगी, पूरा नेटवर्क शट नहीं होता। स्केलेबिलिटी, डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड, जो बस टोपोलॉजी उसको डिफ़िकल्ट होता है एक्सपेंड करना, लेकिन इसमें नए नोड्स को ऐड करना ईजी होता है और इसमें मॉडरेट होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम रिपीटर गेटवे में जो है इनको एक्सप्लेन करो। मोडेम क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से मिलके बना हुआ है ये, ठीक है। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, जो भी हमारे सिग्नल्स वीक हो रहे हैं ना, जब हम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स को भेज रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर हमारे सिग्नल्स वीक हो रहे हैं बीच में, तो बीच में रिपीटर लगा दिया जाता है ताकि जो हमारे सिग्नल्स है वो रीजनरेट हो सके। तो ये होता है हमारा रिपीटर। और गेटवे क्या होता है, जो डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, वो हमारा होता है गेटवे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वाईफाई, विच वायरलेस प्रोटोकॉल डज इट यूज़। वाईफाई क्या होता है और ये कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। तो वाईफाई क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज डिवाइस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, जो कि हमारे डिवाइसेस को अलाउ करता है ताकि हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सके बिना किसी केबल के, ठीक है, विदाउट फिजिकल केबल्स। ये क्या है, हमारा एक वायरलेस प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड XML, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर, विच फॉर डाटा, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए कौन सा यूज़ होता है और डाटा के लिए कौन सा यूज़ होता है। तो HTML क्या है, यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज। जो HTML होता है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए और वेब पेजेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। XML क्या करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और ये डाटा को स्टोर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है URL, डोमेन नेम और वेब सर्वर और वेब होस्टिंग को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो URL को आपने एक्सप्लेन करना है। देखो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने देखो मेंशन कर रखा है कि आपको एक ही नंबर में बताना है, या आपको 2 ही नंबर में बताना है, या आपको एक ही नंबर में बताना है, तो आपको नंबर जितना दिया है उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद है URL, हमारा क्या है, URL जो होता है हमारा, जो हम ब्राउज़र पे ब्राउज़ करते हैं, जो हमें ऊपर दिखता है ना कि HTTPS, वो इस तरीके से दिखता है, वो हमारा क्या होता है, URL होता है। द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, जो भी रिसोर्स का एड्रेस होता है वो क्या होता है, URL होता है। डोमेन नेम क्या होता है कि जो भी हम गूगल पे मान लो हमने कुछ भी सर्च किया तो आपको दिखता होगा बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो जो वेबसाइट होती है वो क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। डोमेन नेम हमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर IP एड्रेस की तरफ लेकर के जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो IP एड्रेस याद करना इजी नहीं होता है, हम तो IP एड्रेस को याद नहीं कर सकते। तो डोमेन क्या करता है, उसमें हमारी हेल्प करता है, ह्यूमन रीडेबल नेम फॉर अ वेबसाइट, ठीक है। वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब सर्वर जो कि बहुत सारे वेब पेजेस को अपने पास स्टोर रखते हैं। जब भी कोई, जैसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे वेब पेजेस डिस्प्ले हो जाते हैं ना, तो जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो उसको डिस्प्ले हो जाते हैं। उसके बाद वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग क्या है कि जो भी इनको जो वेब पेजेस हैं इन सभी को स्टोर करके रखता है, सर्वर प्रोवाइड करता है उन सभी को होस्ट करने के लिए, तो वो क्या होता है हमारा वेब होस्टिंग सर्विस दैट प्रोवाइड्स स्पेस ऑन अ सर्वर टू होस्ट वेबसाइट एंड मेक देम एक्सेसिबल ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट के बीच में आपने डिफरेंस बताना है, क्या होता है। देखो स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है कि आपने देखा होगा कई बार कि कई वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें कॉन्टैक्ट अस दिया होता है, कॉन्टैक्ट अस दिया होता है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चेंजेस नहीं होते, सालों साल तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं वो, ठीक है। आप जितनी बार भी उस वेबसाइट को ओपन करोगे वो उतनी बार वैसी की वैसी ही दिखेगी। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट आप लोगों ने देखी होंगी कि आप जितनी बार ओपन करोगे वो उतनी बार आपको अलग तरीके से दिखेगी, ठीक है। जैसे आप जॉब्स के लिए सर्च करते हो तो आपने देखा भी होगा जो freejobseller.com है, आपको वो हर बार अलग टाइप से दिखेगी, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे।
तो वो क्या होती है हमारी डायनेमिक वेबसाइट। जितनी बार ओपन करोगे आपको अलग अलग तरीके से, कभी कंटेंट यहाँ दिख रहा है, कभी कंटेंट यहाँ दिख रहा है, वो क्या होती है हमारी डायनेमिकली चेंज होती रहती है। तो फिक्स्ड कंटेंट रहता है डज नॉट चेंज ऑफन, और जो डायनेमिक होती हैं कंटेंट चेंजेस डायनेमिकली बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन। तो एग्जांपल है जैसे पोर्टफोलियो साइट, ब्रोशर वेबसाइट, और डायनेमिक वेबसाइट जैसे सोशल मीडिया साइट और ई कॉमर्स साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट अ पाइथन फंक्शन इज पैलिंड्रोम दैट चेक्स वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। देखो वैसे तो क्वेश्चन में फंक्शन के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपने फंक्शन को ही डिफाइन करना है, लेकिन वो गलती से मैंने जो है सिंपल प्रोग्राम ऐड कर दिया, तो आप इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना। कभी कमेंट में ढेर लगा दो कि मैम फंक्शन का था, आपने तो गलत करवा दिया, आपने तो गलत करवा दिया। बहुत देखा है मैंने, ध्यान से नहीं सुनते हो आप लोग और कमेंट करने लग जाते हो, ठीक है। तो फंक्शन इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में, उसमें भी इजी आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, उसमें फंक्शन को डिफाइन करो एंड देन फंक्शन को कॉल कर दो, कुछ नहीं है उसमें। तो इसमें क्या किया है कि एक यूज़र से इनपुट करवाई गई है स्ट्रिंग, देन उसमें क्या किया कि रिप्लेस कर दिया आपने, सभी स्पेसेस को रिमूव कर दो सबसे पहले तो आप, और जो भी आपको स्ट्रिंग दी हुई है उसको लोअर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसे आपको मैडम दिया हुआ है मैडम, तो इसको भी आप किस में कर दो, लोअर में कन्वर्ट कर दो, MADAM। देन उसके बाद क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने के लिए आप क्या करोगे, ना तो स्टार्ट वैल्यू दोगे ना स्टॉप वैल्यू दोगे, स्टेप वैल्यू में -1 दे दोगे, तो क्या करेगी पीछे से रीड करना शुरू करेगी। तो पीछे से MADAM, ठीक है। तो ये क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल दोनों इक्वल है। तो जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी और जो ये अब हमारी नई स्ट्रिंग आई, ये क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो इक्वल है तो हमारा जो है जो हमने इनपुट दिया वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आउटपुट प्रिडिक्ट करना है हमें पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें हमें काउंट करना है m को, तो m कितने बार आया है 1 and 2 टाइम्स m आया है हमारे पास। उसके बाद फाइंड करना है ग्राम को, तो 0 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो ग्राम है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जी के लिए सबसे पहला वर्ड कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स जो होगा हमारा 10 से स्टार हो रहा है ग्राम का, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 10। उसके बाद है आपने रिप्लेस करना है कैपिटल P को स्मॉल p से, तो इसको स्मॉल p आ जाएगा यहाँ पे भी आपका स्मॉल p आ जाएगा। उसके बाद है पार्टीशन करना आपने स्पेस से, तो स्पेस से आप जब पार्टीशन करोगे इसका तो आपके पास 3 जो है स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये, ठीक है। एक तो पाइथन रिटर्न करेगा, एक स्पेस रिटर्न करेगा एंड देन एक प्रोग्रामिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। जो पार्टीशन करता है ना वो एग्जैक्ट 3 स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा और टपल की फॉर्म में रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आपके पास 3 स्ट्रिंग नहीं भी होंगी पूरी तो फिर ये आपको 2 ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर आपके पास एग्जैक्ट वो पार्टीशन के लिए आर्गूमेंट नहीं है तो। उसके बाद आप प्रिंट करोगे आप स्प्लिट किससे कर रहे हो, आप आर से स्प्लिट कर रहे हो अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है। स्प्लिट करने का मतलब है कि वहीं से आप अपनी स्ट्रिंग को क्या कर दो, तोड़ दो। तो स्ट्रिंग कैसे करोगे आप इसको, यहाँ से आर से, तो यहाँ से एक, तो यहाँ से ये टूटेगी, यहाँ से टूटेगी, तो ये पूरी की पूरी एक जो है स्ट्रिंग बन जाएगी, ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी और ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी ये स्ट्रिंग बन जाएंगी, ठीक है। तो जो आर है वो इसमें डिस्प्ले नहीं होगा आपको, और ये लिस्ट रिटर्न करता है आपको। एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्लिट आपको क्या रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न करता है, और जो पार्टीशन है वो क्या रिटर्न करता है, टपल रिटर्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये आपको डाटा दिया हुआ है, देन क्वेरीज पूछी हुई है। फाइंड कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स, इजी क्वेश्चन है बहुत। कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स आपने बतानी है, तो सेल्स दी हुई है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, कैटेगरी दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है, क्वार्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो कैटेगरी देखोगे, कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी ये है, तो कैटेगरी वाइज का है ना, कैटेगरी भी आपने देखनी है एंड सम भी आपने करना है अमाउंट का, ठीक है। एंड फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय किससे करोगे आप, कैटेगरी से। तो कैटेगरी जैसे आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी बन गई है, इनकी सेल को सम करके आपको डिस्प्ले कर देगा, एक क्लोथिंग की जो है इनको ऐड कर देगा, एंड ये 2 ही कैटेगरी आपके पास है, ठीक है, तो इनको ये डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद है कैटेगरी विथ एवरेज सेल ग्रेटर देन 1000, जिनकी एवरेज सेल है जो 1000 से ग्रेटर हो,
तो जब इनको आप सम करोगे, सम करके इनका एवरेज निकाल दोगे तो एक कैटेगरी हमारे पास ये बनेगी। इनको तीनों को सम करोगे, देन उसके बाद इन तीनों का सम करोगे, इनका एवरेज निकालोगे 3 से डिवाइड करके, जिनकी जो है ग्रेटर देन 10,000 सेल हो तो उनको डिस्प्ले करो। तो इसके लिए आपको क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी लिखने के लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाय किससे करोगे, कैटेगरी से, और हैविंग एवरेज ग्रेटर देन 1000। उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स Q1। तो Q1 को आपने डिस्प्ले करना है सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो सेलेक्ट प्रोडक्ट आपने जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, अमाउंट सेलेक्ट करना है फ्रॉम सेल्स, और कैटेगरी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, एंड क्वार्टर क्या होना चाहिए, Q1 होना चाहिए, और अमाउंट को क्या करना है आपने, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर देना है। ठीक है, Q1 होना चाहिए। उसके बाद है फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड पर क्वार्टर कितने जो है सोल्ड करे गए। तो क्वार्टर के लिए ग्रुप बना दो आप, तो आपके 2 ग्रुप बनेंगे, Q1 एंड Q2। तो सेलेक्ट क्वार्टर काउंट स्टार एज प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाय किससे कर दो, क्वार्टर से कर दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 47 नंबर, कंपेयर स्काई यूनिकोड। ठीक है, तो स्काई यूनिकोड क्या होते हैं हमारे, स्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म रहती है। स्काई की फुल फॉर्म क्या रहती है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। भाई मैंने एक क्वेश्चन करवाया था KVS का, प्रीवियस ईयर था वो, उसमें जो है स्काई में मैंने बताया था इंडियन स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड बताया था मैंने। ठीक है, वो क्यों मैंने स्टैंडर्ड क्यों बताया था, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं था स्क्रिप्ट, तो फिर आप क्या लगाओगे ऑप्शन में। और वो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से तो दिया नहीं, मैंने उसमें साथ में लिख भी रखा है कि KVS का PYQ है। तो आप लोग कमेंट करने तो लग जाते हो, लेकिन थोड़ा सा मतलब चीज़ों को पढ़ा करो, पहले एनालाइज किया करो चीज़ों को कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये देखो कि मतलब ठीक है भाई मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या मुझे स्काई की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा, चलो ठीक है मैं कभी कभी मान लेती हूँ कि हो जाती है क्लैरिकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मतलब ऑप्शन में ही नहीं दिया तो फिर कैसे बताऊँ मैं उस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट है आपको यूनिकोड है। यूनिकोड क्या होता है, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट इसमें 120 होते हैं, 2⁻7 होते हैं, इसमें 256 होते हैं, 2⁸ होते हैं, इसमें ओवर 1 मिलियन, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आपकी आ जाती हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इसमें इंडियन सारी लैंग्वेजेस आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये 7 बिट है, 8 बिट है, ये UTF 8 बिट है, वेरिएबल लेंथ के होते हैं ये। यूसेज इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसमें सारी इंडियन लैंग्वेजेज, इसमें तो पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेजेज हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, अरेंज आपने क्या करना है, फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट। तो इनमें सबसे फास्ट कौन सा होगा, रजिस्टर्स होते हैं सबसे फास्ट, इसके बाद कैश का नंबर आता है, उसके बाद रैम का नंबर आता है, उसके बाद SSD का नंबर आता है, उसके बाद हार्ड डिस्क का नंबर आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इनकी जो है ऑर्डर बनेगा। तो रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं, कैश उससे स्मॉल होते हैं लेकिन फास्ट होते हैं, लेकिन रजिस्टर जितने फास्ट नहीं होते, रैम जितने स्लो नहीं होते। तो रैम जो है मेन मेमोरी होती है, इस कैश से स्लो होती है, SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी होती है फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू SSD, लेकिन ये क्या होती है हमारी फास्ट होती है SSD से, और ये SSD हमारी क्या होती है, स्लो होती है इसके कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1.5 TB को बाइट्स में कन्वर्ट करो, ये आपको दिया भी हुआ है। तो 1.5 TB को आप क्या कर दो, 2⁻40 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बहुत है। उसके बाद बिट्स में भी आपने कैलकुलेट करना है, तो बिट्स में जाने के लिए आपको 2⁻3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.5 × 2⁻43 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ई वेस्ट, लिस्ट 4 कंपोनेंट्स कॉमनली फाउंड इन ई वेस्ट एंड 2 हार्मफुल सब्सटेंसेज। ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट वो होता है जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, जो भी हमारे यूज़ की चीज़ें नहीं रहती हैं, जैसे हम मोबाइल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हम डिस्कार्ड कर दिया है, पेन ड्राइव हम डिस्कार्ड कर दिया, तो उससे जो वेस्ट होता है वो हमारा क्या बनता है, ई वेस्ट बनता है। जैसे कि ओल्ड कंपोनेंट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, बैटरीज हो गई, ये सारे क्या हैं, ई वेस्ट हैं। हार्मफुल सब्सटेंस कौन कौन से निकलते हैं इनसे, जैसे जो ये है सोल्डर है, CRT स्क्रीन है, इनसे हमारा लेड निकलता है, LCD बैकलाइट से हमारा मर्करी निकलता है, बैटरी से हमारा कैडमियम निकलता है। तो सारे ई वेस्ट ही तो है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है ना। देखो जैसे लेड से हमें क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, मरकरी से हमें किडनी ब्रेन डैमेज हो सकता है, कैडमियम से हमें कैंसर हो सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही हार्मफुल होती हैं।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू जेंडर इश्यूज रिलेटेड टू टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स। टू जेंडर इश्यूज को मेंशन करो टीचिंग करते हुए कंप्यूटर को। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, हो भी सकता है कभी आ भी जाए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ हद तक ठीक है लेकिन पूरा भी ठीक नहीं है। अवेयरनेस आजकल तो लोगों में बढ़ रही है। तो गर्ल्स, इसमें क्या दिया है कि एक्सेस इनइक्वालिटी, गर्ल्स में हैव लेस एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी कंपेयर टू बॉयज़। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती। अभी आप लोगों को कौन पढ़ा रहा है, एक लड़की ही पढ़ा रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि गर्ल्स के लिए टेक्नोलॉजी है जो कम एक्सेस है उनके पास है, सबके पास है आज के टाइम में तो एक्सेस, ठीक है। हो सकता है कई भाई बहुत ज़्यादा जो रिमोट एरियाज है उनमें हो ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। स्टीरियोटाइपिंग एंड कॉन्फिडेंस, हाँ ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं प्रोग्रामिंग सीखते हुए मतलब ऐसा सोचते हैं कि जो प्रोग्रामिंग है वो तो लड़के लोग ही सीख सकते हैं, उनकी ही लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा जो है इस फील्ड में आपको लड़के ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों की लॉजिकल थिंकिंग अच्छी नहीं होती। अरे सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। पढ़ना चाहिए, सब अपने आप हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनका कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक है, जिनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो, उनका सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, उनको हम ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं और हम ना ही शेयर कर सकते हैं फ्री में। जैसे लिनक्स हो गया, ये हमारा क्या है, ओपन सोर्स है, और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ये हमारा क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, देन फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम अपने क्वेश्चन में, फंक्शन में दिया हुआ है 2 and 3 तो जब आप ये फंक्शन कॉल किया गया है तो ये यहाँ पे जाएगा सीधा, तो फंक्शन में ए में क्या जाएगा, 2 जाएगा, देन 3 जाएगा, और सी के पास क्या है, 10 है, तो 2 + 3 * 10, तो ये कितना हो जाएगा, 30 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 32। देन उसके बाद क्या होगा, आपके पास 2 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 5 जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अब हम नहीं लेंगे, तो 2 + 3 * 5, तो 5 3 = 15 + 2 2 + 15, दैट मीन्स कि 17, ठीक है। तो ये कितना हो गया है यहाँ पे 17, तो वाई में कितना आ गया है 17, यहाँ पे आ गया है 32। उसके बाद फिर सी को कितना दिया है, अभी देखो अभी थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट कैसे आया है, सी को कितना दिया है, सी को कितना दिया है 2, तो ये नहीं होगा। ए को कितना दिया है 5 एंड बी को कितना दिया है 1 दिया है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, जल्दी जल्दी में गलत मत कर देना पेपर में। तो 5 + 1 * 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 5, तो ये कितना हो गया 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये इसका आउटपुट होगा, ये इसमें दिया भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। आपको इनकी SQL क्वेरीज लिखनी है। देखो इसमें आपको डाटा की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये नॉर्मल वैसे भी हो सकता है। आपने क्या करना है प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है जिनकी जो प्राइस है वो 500 और 2000 के बीच में हो। तो सिंपल है, सेलेक्ट प्रोडक्ट एंड फ्रॉम प्रोडक्ट नाम की टेबल से तो आप सेलेक्ट करोगे पी नेम, आपने जो है नेम डिस्प्ले करवाना है ना, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स के नेम डिस्प्ले करवा दो, और प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट नाम की टेबल से, और जो प्राइस है वो इस रेंज के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एवरेज प्राइस। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो जो हम जो है वो काउंट स्टार से करवा सकते हैं, और एवरेज प्राइस हम क्या करेंगे, एवरेज प्राइस का जो है हम एग्रीगेट फंक्शन लगा करके उसे करवा सकते हैं। एज को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये आपका एज एलाइज यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डिलीट प्रोडक्ट वेयर PID = P99, तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिलीट कमांड का यूज करोगे, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर PID = P99। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मार्ट सिटी यूजेज AI फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्विलांस एंड प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग। जो एक स्मार्ट सिटी है, होती है ना स्मार्ट सिटी, तो वो ट्रैफिक लाइट के लिए भी और सर्विलांस के लिए भी, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग के लिए भी, सभी के लिए AI का यूज़ करती है। तो इसके बेनिफिट भी बताओ और इथिकल कंसर्न भी बताओ।
तो देखो जब स्मार्ट सिटी है तो उसमें लाइट्स भी जो हैं, ट्रैफिक लाइट्स भी स्मार्ट हैं, ठीक है, सब कुछ ही स्मार्ट है। तो इसके बेनिफिट क्या क्या है? ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत इजी रहता है, ठीक है, ट्रैफिक का फ्लो जो है इजी रहेगा, कंजेशन नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि हाँ भाई बहुत सारा ट्रैफिक जैम हो गया है, वो सब चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग मतलब कि जब आप मान लो एआई का यूज़ करो तो उससे क्या है कि आप जो क्राइम्स के हॉटस्पॉट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे फिर जो है रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हो। इस तरीके से बेनिफिट है। लेकिन इसके इथिकल कंसर्न क्या है? प्राइवेसी का वोलेशन होता है, कॉन्टिन्यूस सर्विलांस में इन्फ्रिंज ऑन सिटीजन्स प्राइवेसी। अब मान लो एआई जो है, मान लो आपने ड्रोन को ही उड़ा दिया, पुलिस वालों ने ड्रोन को उड़ा दिया, वो पूरी सिटी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ड्रोन है जो वो तस्वीरें खींच रहा है, फोटोज़ ले रहा है, वो घरों की भी फोटोज़ ले जाए, घर में कोई काम कर रहा है, कोई बैठा है आपस में बातचीत कर रहा है, तो सभी की वो उसने फ़ोटोज़ ले ली हैं, तो वो क्या है, उससे प्राइवेसी ब्रीच होती है, ठीक है। एंड बाइस एंड डिस्क्रिमिनेट होता है, एआई एल्गोरिदम में अनइंटेंशनली टारगेट सर्टेन ग्रुप को, जो वो अनइंटेंशनली भी टारगेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द रोल ऑफ रोबोटिक्स इन एआई? जो रोबोटिक्स का है वो एआई में क्या रोल है? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एआई पावर्ड रोबोट्स। तो एआई का बहुत यूज़ है रोबोट्स में भी, जैसे कि मैंने तो एक रील बहुत देखी है, आजकल आती रहती है कि वो एक रोबोट होता है, वो पानी की बोतल भी खुद डिलीवर करता है रूम पे जाकर के होटल्स में, है ना। तो वो क्या है, एआई ही है, उसमें एआई का यूज़ हो रहा है। तो एआई पावर्ड रोबोटिक्स एनेबल मशीन्स टू परफॉर्म टास्क्स ऑटोमेटिकली। तो वो क्या करते हैं, मशीन्स को एनेबल करते हैं ताकि वो जो रोबोट्स है वो ऑटोमेटिकली टास्क को कर सके। देखा होगा आप लोगों ने, वो खाना भी खुद डिलीवर करते हैं, है ना। उसमें जो है फ्लोर नंबर भर दिया जाता है या फिर सीट नंबर भर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर सीट पे आपको खाना डिलीवर करना है, वो सब होता है उसमें, ठीक है। लर्न फ्रॉम डाटा एंड इंटरेक्ट इंटेलिजेंटली विद ह्यूमन्स एंड द एनवायरनमेंट, ताकि वो डाटा के साथ जो है अच्छे से इंटरेक्ट कर सके और ह्यूमन्स के साथ इंटरेक्ट कर सके और अच्छे से जो है अपनी सर्विसेज को दे सकें। एग्जाम्पल्स ऑफ एआई पावर्ड रोबोट्स, तो बोस्टन डायनामिक्स, स्पोर्ट, पेपर रोबोट, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ पाइथन? स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन। क्या है पाइथन? हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसने डेवलप की थी? क्यूडो वन रसम ने, और 1991 में रिलीज़ कर दी थी, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है? सिंपल एंड रीयूजेबल सिंटेक्स हैं, बहुत इजी है, प्लेन टेक्स्ट यूज़ होते हैं, कोई सेमीकोलन यूज़ नहीं होता, कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं होते। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, आपने अगर इंटीजर कोई भी चीज़ लिखा, मान लो ए में आपने 10 स्टोर किया, तो आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा ये इंटीजर ही है, ऑटोमेटिकली समझ लेती है पाइथन। तो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है, आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता एक्सप्लिसिटली। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसको मैक पे भी डाउन चला सकते हो, विंडोज़ पे भी, लिनक्स पे भी, कहीं पे भी चलाओ। एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, OS, CSV, पिकल, रैंडम, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इसके पास, ठीक है, सारे इसके क्या हैं, फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। एरर हैंडलिंग क्या होती है इसमें? जब तक आप सारे एरर्स को रिमूव नहीं करोगे तब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसमें क्या है कि आपका रन करता रहेगा, जिस भी लाइन में एनकाउंटर होगा एरर वहीं पे स्टॉप कर देगा। स्पीड क्या होती है इसकी? स्पीड होती है, ये थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। डीबगिंग क्या होती है इसमें? हार्ड होता है डिबग करना, इसमें इजी होता है डिबग करना, क्योंकि आपको एरर्स का पता लग जाता है कि कहाँ आपका एरर है। उसके बाद एग्जांपल जैसे C++ और इंटरप्रेटर जैसे पाइथन है, ठीक है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। व्हाट आर डाटा टाइप्स इन पाइथन? नेम एनी 6 विद एग्जांपल। डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं पाइथन में? किसी भी 6 का जो है नाम डिस्प्ले करो। डाटा टाइप्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो आपने इंटीजर है ना, फ्लोट है, ये सारे क्या है हमारे डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप डिफाइन द टाइप एंड काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। जो भी हम वेरिएबल में, मान लो हमने x नाम का वेरिएबल, x नाम के वेरिएबल में हमने 10 स्टोर कर दी, तो 10 किस टाइप का डाटा टाइप है? इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है।
अब हमने एक्स में क्या स्टोर करवा दिया, पाइथन स्टोर करवा दिया। तो ये किस टाइप का डाटा टाइप है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है। तो ये क्या होते हैं, हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर वेरिएबल में जो डाटा वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की है, ठीक है। तो पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द टाइप एक्सप्लिसिटली। तो ये डायनेमिकली टाइप्ड है, इसको खुद को ही पता रहता है कि क्या यूज़र ने टाइप किया है, ठीक है। इंटीजर होते हैं, है ना, फ्लोट होते हैं, स्ट्रिंग होती हैं, बूलियन वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, लिस्ट इस तरीके से हम लिखते हैं, टपल होते हैं, डिक्शनरी होती है, ठीक है। डिक्शनरी में ये जो की होती है, वैल्यू होती है, ये हमारा पूरा आइटम बनता है। सेट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इन पाइथन, व्हेन वुड यू प्रेफर अ टपल। तो आप टपल को कब प्रेफर करते हो, लिस्ट और टपल के बीच में क्या डिफरेंस है। लिस्ट हमारी म्यूटेबल टाइप की डाटा टाइप है, टपल हमारे इम्यूटेबल टाइप के डाटा टाइप है। लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफाइन होती हैं, जो हमारे टपल हैं वो पैरेंथेसिस में हम करते हैं। जो लिस्ट हैं वो थोड़ी सी स्लो होती हैं क्योंकि ये म्यूटेबल होती हैं, जो टपल होते हैं वो फास्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ केसेस व्हेन डाटा नीड्स टू बी, जब आपको डाटा बार बार मॉडिफाई करना हो तो आप लिस्ट का यूज़ करोगे, डाटा को मॉडिफाई नहीं करना है तो आप टपल का यूज़ करोगे। लिस्ट जो है, टपल को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो टपल है वो इम्यूटेबल टाइप के डाटा टाइप में, तो उसमें आप चेंजेस नहीं परफॉर्म कर सकते। तो सिक्योरिटी पर्पज से डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टपल का यूज़ करते हैं। फास्ट एक्सेस होती है इसमें, ठीक है। अगर हमें जो डिक्शनरी है हम उसमें कीज़ का यूज़ करें तो कीज़ भी हमारी इम्यूटेबल टाइप की होती हैं, तो उसके लिए भी हम टपल्स का यूज़ करते हैं, ओके। देखो हमें एक लिस्ट दी हुई है 1 2 3, इसमें अगर आप 0 नंबर इंडेक्स पे 10 को स्टोर करवाना चाहोगे तो ओके है, हो जाएगा। लेकिन टपल में आप 0 नंबर पे 10 को स्टोर करवाना चाहोगे तो वो एरर देगा, नहीं अलाउड है टपल में, ठीक है, क्योंकि टपल इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फंक्शन इन पाइथन, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जाम्पल, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। जो फंक्शन है पाइथन में वो कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। तो फंक्शन क्या होते हैं हमारे, जो कि हम जिसको बार बार कॉल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। अभी मान लो आपको कोई भी टास्क बार बार में परफॉर्म करना हो, आपको बार बार में एडिशन परफॉर्म करना हो अलग अलग नंबर्स पे, तो ये थोड़ी कि आप बार बार में जो है प्लस करोगे। तो आप एक फंक्शन को डिफाइन करो, देन उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करो और उस फंक्शन को बार बार यूज़ करो। तो जो हमारा बड़ा प्रोग्राम होता है ना, उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, कोड को समझना ईजी होता है। तो अ फंक्शन इज अ नेम्ड रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, जो फंक्शन होता है नेम्ड और रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शंस आर डिफाइंड यूजिंग डेफ का यूज करके आप क्या करते हो, फंक्शंस को डिफाइन करते हो। कीवर्ड कैन एक्सेप्ट पैरामीटर एंड मे रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये वैल्यू को रिटर्न करता है आपको। आपने फंक्शन को कॉल किया तो ये हेलो एंड यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया आपका प्रिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये क्यों सूटेबल होते हैं। तो सूटेबल क्यों होते हैं, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, आप बार बार कॉल कर सकते हो अपने फंक्शन को, मॉड्यूलरिटी बढ़ती है, आप बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में कर सकते हो, इजी डिबगिंग होती है। अगर कहीं पे एरर होता है तो आपको एकदम इजीली पता लग जाता है कि मेरे प्रोग्राम में यहाँ एरर, उसको डिबग करना ईजी रहता है। रीडेबिलिटी बढ़ती है, आप कोड को अच्छे से रीड कर पाते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। देखो लोकल क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हो लोकल हो, ग्लोबल मतलब कि जो सभी के लिए है, ठीक है। तो जो लोकल वैल्यूज होती है वो इनसाइड ए फंक्शन होती है। जैसे कि ये आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये जो 10 है ना, ये ग्लोबल वैल्यू है, लेकिन जो ये y है ये क्या है, यहाँ पे लोकल है, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो आउटसाइड ऑल फंक्शंस एट द टॉप लेवल, स्कोप क्या होता है इसका, ये सिर्फ एक फंक्शन के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी लाइफ टाइम होती है, डिस्ट्रॉयड वंस फंक्शन फिनिश्ड, ये आपका डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जब एक फंक्शन फिनिश हो गया ना, तो इसका मतलब ये यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन ये पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करता है। मॉडिफिकेशन क्या होता है, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन अलाउड होता है, लेकिन इसमें मस्ट यूज़ ग्लोबल कीवर्ड टू मॉडिफाई। अगर आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है तो आप इसको ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे आपको एक कोड दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 10 तो y इज इक्वल्स टू 5, ये ग्लोबल है, ये लोकल है। प्रिंट करो आप इनसाइड फंक्शन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x की वैल्यू आप प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो x आपने डिफाइन किया नहीं, तो ये वाली यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे आप y की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो ये वाली लोकल वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी आप दोबारा फिर x की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो वो 10 ही प्रिंट होगी, क्योंकि ये आउटसाइड फंक्शन है, ग्लोबल वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो जो ब्रेक होता है ना वो क्या करता है, जो हमारी करंट इटरेशन चल रही होती है उसको पूरी की पूरी को ब्रेक कर देता है, पूरे के पूरे लूप से बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया फॉर आई इन रेंज 1 to 6, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आप क्या कह रहे हो, इफ़ आई इज इक्वल टू 3, जैसे ही 3 आएगा ना वहीं के वहीं ब्रेक लगा दो तो ये आगे का कोई भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिंट कर दो आप आई 1 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ब्रेक क्या करता है, जो कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ करंट इटरेशन को 1 2 3 4 5, तो ये क्या करेगा, सिर्फ आई इज इक्वल टू 3 जहाँ पे 3 है ना उसको सिप करेगा, बाकी को सभी को प्रिंट कर देगा, आगे कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो टर्मिनेट द लूप इमीजिएटली, लेकिन लूप क्या करता है, कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ उसी को टर्मिनेट करके नेक्स्ट के पास से चला जाता है। इन सभी में यही दिया हुआ, पढ़ के देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लाइसिंग इन पाइथन, एक्सप्लेन विद सिंटेक्स एंड 2 एग्जांपल। स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग जब हमें एक पर्टिकुलर अपने कोई, हमें मान लो कोई भी लिस्ट दी हुई है, स्ट्रिंग दी हुई है, टपल दिया, उसमें से एक पोर्शन हमें निकालना है, ठीक है। जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हो ना, पिज़्ज़ा की स्लाइस करते हो तो उसमें एक पोर्शन निकालते हो ना आप, उसमें से एक पार्ट निकालते हो। तो इसी तरीके से अगर आपको अपनी लिस्ट स्ट्रिंग टपल में से कोई एक पार्ट निकालना हो, एक पोर्शन निकालना हो, तो उसे उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग करने के अलग अलग मेथड है हमारे पास, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। इस तरीके से हमारा सिंटेक्स रहता है। इसका स्टार्ट वैल्यू मतलब कि जो स्टार्ट वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है, स्टॉप वैल्यू हमारी ये रहती है, स्टेप वैल्यू हमारी रहती है जो भी हम 2 3 4 ऐसे जो इसके बाद लिखते हैं, ठीक है। जैसे पाइथन है, पाइथन में जो है हमारी हमें क्या प्रिंट करवाना है, 1 से 4 तक प्रिंट करवाना है। तो 0 1 2 3 4 एंड 5। अपर वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो 1 2 3 हमारा प्रिंट होगा, YTH हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देन माइनस से प्रिंट करवाओगे तो ये पीछे से इंडेक्सिंग भी हम करते हैं इसमें, ठीक है। पीछे से इंडेक्सिंग कैसे करोगे आप इसमें, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये हमारी बैक साइड से इंडेक्सिंग होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि -1 आपने स्टेप वैल्यू दी है कि पीछे से आप क्या करो, इनको प्रिंट करो, तो NOHTYP इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है, ये आपको एग्जांपल दिया हो, इसमें 1 to 4 आपने प्रिंट करना है। तो 0 1 2 3 4, तो इन तीनों को प्रिंट कर दोगे। देन उसके बाद स्टेप वैल्यू 2 दी हुई है, तो 10 30 एंड 50 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। म्यूटेबल जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो आप आफ्टर क्रिएशन, इम्यूटेबल जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। म्यूटेबल जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। इम्यूटेबल जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, बूलियन, ये सारे होते हैं। आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। बाकी इसके अलावा जितने भी है वो सारे इम्यूटेबल डाटा टाइप है, ठीक है। एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, लेकिन इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। इसमें डाटा जो आप फ्रीक्वेंट चेंज कर सकते हो, इसमें डाटा जो है कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंटीजर हमारा इम्यूटेबल है, फ्लोट भी इम्यूटेबल है। देखो आपको लिस्ट म्यूटेबल दिखेगा, डिक्शनरी म्यूटेबल दिखेगा, सेट म्यूटेबल दिखेगा। इसके अलावा सारे के सारे इम्यूटेबल डाटा टाइप है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद जो है हम 60 to 80 क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन है, और साथ में +5 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइज। बाय बाय, टेक केयर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जल्दी जल्दी शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर।